हिस्टोरियंस में खुशामदीद। नाजरीन कराम, चाहे बाबुल या बाबुल के कुएं के बारे तो आप खूब जानते होंगे, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि बाबुल का शहर दुनिया का कदीम तरीन शहर है और इसकी तहजीब अपने अंदर इंतहाई हैरत अंगेज राज समोए हुए है। दोस्तों, ये शहर कहाँ वाक़ है? क्या इसके आसार आज भी वाज़े हैं? और यहाँ कौन सी कौम आबाद थी? आज की वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकॉन प्रेस करें ताकि इस तरह की आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। उर्दू हिस्टोरियंस के नाजरीन, बाबलिया शहर दरियाए फरात के किनारे आबाद था। इस पूरे इलाके को बाबुल ही कहा जाता था। अपने जमाने में ये इलाका तहजीबो तमद्दुन का मरकज था। बाबुल की तहजीब आलमी तारीख में बहुत ऊंचा मकाम रखती थी। इन लोगों का रहन सहन दूसरों के लिए नमूना था और बख्त नसर का अहद इन लोगों की तरक्की और उरूज का दौर था। इसके बाद इस तहजीब को जवाल आना शुरू हो गया। जदीद जुग्राफिया में काबुल इराक में वाक़ है, लेकिन सिर्फ खंडरात की सूरत में। कभी यह शहर मीलों तक फैला हुआ था। मौर्रिखीन का ख्याल है कि इस शहर के गिर्द 55 मील लंबी फसील कायम की गई थी। दोस्तों, बाबुल मौजूदा बगदाद से 60 मील दूर जनूब की सिमत दरियाए फिरात के किनारे मौजूद था। इसके खंडरात के नजदीक आज हल्ला का शहर आबाद है। इन खंडरात में नहरों के आसार, पानी के नलकों के निशान, शाही महलात की बुनियादें और मजबूत किलों के निशानात आज भी मौजूद हैं। शहर बाबुल की मशहूर इमारात में कसरे सुमरैस, बख्त नसर का महल, बुर्ज नमरूद, मौलिक बाग जो कई तबकात पर मुश्तमिल था, एक आलीशान रसदगाह, लबूस का मकबरा, शहर के 3 अतराफ में फैली वसी व अरीज फसील और बुर्ज बाबुल वगैरह शामिल हैं। दोस्तों, बुर्ज बाबुल के बारे मौर्रिखीन लिखते हैं कि इसमें 7 तरह के तबके थे। इनका ताल्लुक 7 अजराम समावी से था। पहला तबका स्याह रंग का था, ये ज़ुहल से मंसूब था। दूसरा तबका सफेद रंग का था, ये ज़ोहरा से निस्बत रखता था। तीसरा तबका नारंगी रंग का था, जिसकी निस्बत मुश्तरी से थी। चौथा तबका नीला था और ये अतरुत से निस्बत रखता था। पांचवा तबका गेंजन रंग का था और ये मरीख से मेल खाता था। छठा तबका नागरी था और ये चांद से ताल्लुक रखता था। जबकि 7वां तबका तलाई था और इसकी निस्बत सूरज से थी। नाजरीन कराम, काबुल के लोग बातिल खुदाओं की पूजा किया करते थे। उनके ख्याल में ये माबूद आसमानों में रहते थे और लोग उनसे अपनी किस्मत वाबस्ता समझते थे। इसलिए ये लोग नजूम शनासी और इल्मे फल्कियात में माहिर थे। इनके बुतकदों में सितारों की परस्तिश होती थी। आज ये सब खंडर के ढेर, लेकिन चश्मे पीरा के लिए सुरमए बसीरत हैं। इन पुरहौल ढेरों में अजीब हैबत पिनाहा है। दोस्तों, बाबुल बगदाद से शहर हल्ला की तरफ जाने वाली सड़क पर 45 मील दूर वाक़ है। इस सड़क को एक छोटी सी नहर काटती है। यहाँ से बाबुल की सरहद शुरू होती थी। ये तस्वर किया जाता है कि यह शहर की फसील थी। आध मील आगे चलें तो एक छोटा सा अजायब घर है, जिसके साथ ही एक रेस्ट हाउस है। अजायब घर में कुछ नवादरात, तस्वीर कशी, नकाशी के नादिर नमूने और कदीम शहर का मिट्टी से बना हुआ मॉडल रखा हुआ है। अजायब घर की पुश्त पर एक टीला है जिस पर निशाने रा की तख्तियां हैं। कुछ आगे बख्त नसर के जुलूस का रास्ता है। मशरिक की जानिब मेनवा का छोटा सा माबद है। नाजरीन कराम, इस शहर को करीब से देखने वाले ये भी बताते हैं कि गुजरगाहे जलूस के मगरिब में एक इमारत है जो जनूबी महल के नाम से मशहूर है। दूसरी इमारत मोल्लक बाग की है। इससे कुछ दूर आगे एक तहखाना है। कहते हैं कि यहाँ नमरूद ने हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को शेर के आगे डाला था। कहते हैं कि इन तहखानों की दीवारों पर तस्वीरें बनी हुई हैं जो उस दौर के फनकारों की फनकारी का एक बेहतरीन नमूना है। जो ईंटें यहाँ इस्तेमाल हुई वो अपनी मजबूती और बनावट के लिहाज से आज के दौर से बहुत बेहतर हैं। चंद कदम आगे चलकर एक कुआं आता है। इसको चाहे बाबुल के नाम से मंसूब किया जाता है। इसके करीब ही पत्थर का एक बड़ा मुजस्समा है और माबद मौजूद हैं। बुर्ज बाबुल भी इसके करीब ही वाक़ई है। यही वो मकाम है जहां पर सिकंदर आजम ने हिंदुस्तान से वापसी पर मौत को गले लगाया। दोस्तों, खंडरों से आगे कुछ दूर एक मस्जिद का गुंबद नजर आता है।
کہتے ہیں کہ یہ مسجد حضرت علی نے بنوائی تھی۔ بابل کے بانی کا نام کتابوں میں نمرود بیان کیا گیا ہے، جس کا زمانہ قریباً 4000 سال قبل مسیح میں آیا تھا۔ اس کے باپ کا نام کوش، پر دادا کا نام حام تھا۔ وہ نمرود اسی خاندان کا ایک حکمران تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ ناظرین کرام، نمرود اس کا خاندانی لقب تھا، جبکہ اس کا اصل نام زلمر بیان کیا گیا ہے۔ نمرود کا زمانہ 3200 سال قبل مسیح میں آیا۔ اسی نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈلوایا تھا۔ اس خاندان کا ایک بادشاہ بخت نصر بہت مشہور ہوا۔ اس نے بزور شمشیر بہت سے علاقے فتح کیے۔ اس خاندان کا آخری تاجدار بہر شگل تھا۔ تقریباً 550 قبل مسیح میں فارس کے بادشاہ نے بابل پر حملہ کر دیا اور اس طرح یہ ملک ایران کے زیر اثر آ گیا۔ کہا جاتا ہے کہ بخت نصر کے حکم پر بابل کے مولک باغات بنائے گئے، جن کا شمار قدیم دنیا کے عجائبات میں سے ہوتا ہے۔ کچھ روایات کے مطابق بخت نصر نے یہ باغات اپنی بیگم امیدہ کے لیے بنوائے تھے۔ امیدہ پہاڑی علاقے کی رہنے والی تھی اور وہاں کے پہاڑی نظاروں سے اسے قدرتی نسبت تھی۔ بابل ہر چند کے خوبصورت تھا، لیکن یہاں کوئی پہاڑ نہ تھا، اس لیے امیدہ کچھ اداس رہتی تھی۔ بادشاہ نے وجہ دریافت کی تو اس نے بتایا کہ بابل میں وہ پہاڑی نشیب و فراز کہاں جو میرے وطن میں تھے۔ یہاں ہر طرف میدان ہی میدان نظر آتے ہیں۔ دل چاہتا ہے اس سرزمین پر بھی پہاڑ ہوں۔ بخت نصر چاہتا تھا کہ ملکہ کی آرزو پوری ہو، مگر یہ کام آسان نہ تھا، بلکہ ناممکن ہی سمجھ لیں، کیونکہ اونچی اونچی چوٹیاں، پھر ان پر بلند و بالا درخت اور جنگلات بنانا یہ انسانی قوت سے باہر تھا۔ بہرحال ایک دانا شخص نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ یہ ممکن ہے۔ اس کی تدبیر یہ ہے کہ اونچی اونچی محرابیں بنائی جائیں، محرابوں پر چھت ڈالی جائے، پھر ان چھتوں پر چاروں طرف جگہ چھوڑ کے اور محرابیں بنائی جائیں۔ ان محرابوں پر بھی چھت ڈالی جائے اور ان پر بھی اسی طرح کی اور محرابیں بنائی جائیں اور ان پر چھت ڈالی جائے۔ اس سلسلے کو اتنا اونچا لے جایا جائے کہ دور سے یہ پہاڑ نظر آئے۔ بادشاہ کو تجویز پسند آئی اور اس منصوبے پر فوراً کام شروع ہو گیا۔ محرابوں کو مضبوط بنانے کے لیے ان میں سیسا پگھلا کر ڈالا گیا، پھر چھتوں پر تمام ایشیا سے پھول منگوا کر لگائے گئے۔ یہ چھتیں 350 فٹ اونچی اور 400 فٹ چوڑی تھیں۔ یوں ہوا میں مولک باغات وجود میں آئے، جنہوں نے شہر بابل کو ایک نئی پہچان دی۔ دوستو، امید ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو کچھ نیا جاننے کا موقع ملا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کیجیے گا۔